आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करें ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की। जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए कुछ ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। दीपाली देखिए, जिस तरह से क्रूड की प्राइसेस अभी भी पॉजिटिविटी के साथ में ट्रेड कर रही है। जब तक WTI $90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ट्रेंड जो है मुझे लग रहा है पॉजिटिव ही रहना चाहिए क्रूड का। जिस तरह से अनसर्टेनिटी का माहौल है, यूएस और ईरान के बीच में अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करते रहेगा। हायर साइड में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्रूड जो है वो 10,400 से 10,500 के रेंज में जा सकता है। तो यहाँ पर क्रूड के अंदर बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपने 10,000 के जितना करीब मिलेगा उतना ज़्यादा सेफ्टी नेट रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जो मेरा है वो 10,780 के नीचे का है और हायर साइड में 10,400 से 10,500 के टारगेट्स है। तो 10,000 के नज़दीक मिलता है तब इसके अंदर एंट्री लेना है। ये हो गया क्रूड के अंदर। दूसरी जो पिक रहेगी वो रहेगी कॉपर के अंदर। कॉपर सेल करके चलना है हायर साइड पे 1280, 1285, 1285 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 1285 के स्टॉप लॉस के साथ में सेलिंग करने की रणनीति अपनानी है। 1278 से 1275 के बीच में सेल करें 1265 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए कॉपर पर, क्रूड पर। अच्छा, साथ ही क्या राय आपकी रहेगी गोल्ड सिल्वर दोनों पर करंटली? यहाँ पर नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आउटलुक है? दीपाली देखिए, मार्केट का आउटलुक यहाँ से वॉलेटाइल रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा इस हफ्ते, क्योंकि डेटा स्पेसिफिक वीक है, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा हैं, साथ ही साथ में नॉन फार्म पेरोल्स के डेटा हैं। तो डेटा स्पेसिफिक वीक है ये मार्केट के लिए और वॉलेटिलिटी बढ़ेगी सेकंड हाफ के अंदर। जब भी सेकंड हाफ में हम पहुंचेंगे दिन के दौरान, तब वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ती हुई देखने मिलेगी। सो इस वॉलेटिलिटी को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं गोल्ड जो है वो एक बड़ी रेंज जो है वो कहीं-कहीं डेवलप कर सकता है और ये जो रेंज है वो 1,44,000 नीचे में और 1,55,000 ऊपर में। तो जब तक ये रेंज के अंदर है तब तक ये 10,000 पॉइंट की रेंज इसके अंदर ही रहना चाहिए। लोअर एंड पर जब तक 1,47,000 के आस-पास नहीं मिलता तब तक बाइंग की रणनीति अपनाना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट जो है वो 1,44,000 से 1,45,000 के बीच में है। तो थोड़ा नीचे और आता है 2-2,500 रुपए नीचे और आता है, तब वहाँ पर बाइंग का सपोर्ट जो है वो देखने मिल सकता है। हायर एंड पे जैसे मैंने बताया 1,55,000 रेजिस्टेंस है, तो सेलिंग भी करना है तो 1,52,000 से 1,53,000 के रेंज में करना है। ओके, और बेस मेटल्स आपने कॉपर का जिक्र तो किया, लेकिन जिंक एल्यूमिनियम पर क्या कमेंट्स होंगे? वॉलेटिलिटी यहाँ पर भी रहेगी। ये सप्ताह जो है पूरा मार्केट के अंदर हाईएस्ट ऑफ वॉलेटिलिटी देखने मिल सकता है कमोडिटीज के अंदर। प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हायर साइड से देखने मिलेगा, क्योंकि क्रूड जो है वो कहीं न कहीं तेजी पकड़ रहा है फिर से। अब वीक का पहला दिन है और क्रूड नीचे खुल के तुरंत वहाँ पे सपोर्ट लेते हुए देखने मिला है। अब हायर एंड पे चल रहा है तो बाकी सब कमोडिटीज के अंदर थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। क्रूड के चलते बेस मेटल्स के अंदर भी वीकनेस जो है वो देखने मिल सकती है। हायर एंड पे जिंक 345, 346 का एक रेजिस्टेंस है इंट्राडे में। 343 से लेके 344 के बीच में सेल करके चल सकते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स, 346 के स्टॉप लॉस के साथ में, और लोअर एंड पर 340 से लेके 338 ये टारगेट्स के हिसाब से सेलिंग करना है जिंक के अंदर। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए जिंक पर। बाकी बेस मेटल्स पर कुछ स्ट्रैटेजीज भी आपको बताई गई हैं। चलिए, शुक्रिया आपका जितिन आने के लिए शो में, सभी ट्रेड्स रिकमेंड करने के लिए। रुकरेंसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं आवाज समाचार। नमस्कार। स्वागत है आपका। और हमारे साथ अब यहाँ पर स्टूडियोज में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सचिन जैन जुड़ रहे हैं। सचिन, शुक्रिया बहुत यहाँ पर आने के लिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्लोबल डेटा ट्रेंड्स की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, जिसमें ये नजर आता है कि वॉल्यूम्स तो थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन वैल्यू वाइज हम यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर्स पे बनते हुए नजर आए हैं। ग्लोबल और इंडियन मार्केट्स में किस तरह का एक डायसेक्शन या एक डाइवर्जेंस आप यहाँ पर आता हुआ देखते हैं? मनीषा, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आपके प्लेटफॉर्म पे आते हैं और जिस तरह से आप हमारी कमोडिटी को और गोल्ड को स्टडी करती हैं अपने अपने दर्शकों के सामने, वी रियली थैंकफुल टू यू। सो जैसे आपने बोला, मैं आपको थोड़ा सा इनपुट देता हूँ। लास्ट क्वार्टर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है गोल्ड कंजम्पशन में, और ग्लोबली भी और भारतवर्ष में भी।
तो ग्लोबली हमने देखा है कि करीब 2% की बढ़ोतरी देखी है, करीब 1231 टन की कंजम्पशन, लेकिन 74% की हमने बढ़ावट वैल्यू में देखी है ना। दैट्स टू डू विद दी जो जिस तरह गोल्ड में बढ़ावट हमने देखने को मिली। लार्जली अगर आप देखें कि एक निवेशक जो इन्वेस्टमेंट डिमांड थी वो करीब 5% गिरी है, लेकिन फिर भी ETF जो मेन लीड करते हैं उसमें करीब 62 टन का हमने इन्फ्लो देखा। लार्ज लीडिंग हैज़ बीन जो बार्स एंड कॉइन्स कंजम्पशन ग्लोबली आई है, उसमें हर मार्केट में हमने बढ़ोतरी देखी है। जैसे चाइना में 67%, हमारे भारत में 34%, US में 14% और यूरोप, क्योंकि यूरोप का बेस थोड़ा छोटा है, करीब 50% की बढ़ोतरी हमें वहाँ देखने को मिली। सेंट्रल बैंक्स की परचेजिंग करीब 244 टन रही, जो इस क्वार्टर में अगर आप हिस्टोरिकल देखें तो एवरेज वाइज सबसे ज़्यादा रही है। तो एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली है ओवरऑल। सप्लाई वाइज करीब 2% की हमने बढ़ोतरी देखी। तो ये हमने ग्लोबली देखा। अगर आप भारतवर्ष में जाएं तो काफ़ी समय बाद हमें 10% की बढ़ोतरी वॉल्यूम में देखने को मिली। तो हमने करीब 151 टन हमने गिव और टेक कवर किया है, जिससे अगर आप ब्रेक करें ज्वेलरी में करीब 19% वॉल्यूम वाइज थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन वैल्यू वाइज बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप देखें कि हम पहली बार करीब 1 लाख करोड़ का हमने कंजम्पशन देखा है, और ये मैं विदाउट टैक्स विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी बता रहा हूँ। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन ज्वेलरी के लिए, और एक जो एक ग्राहक होता है ज्वेलरी का, वो एक बजट लेके आता है एक दुकान में, और उस बजट में अगर आप देखें इतनी बढ़ोतरी है, दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन गोल्ड। और वो ये रिफ्लेक्शन है कि गोल्ड में इंटरेस्ट एक ग्राहकों का बहुत ज़्यादा है, और एक बहुत इंडस्ट्री ने काफ़ी काम किया है टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स और सेगमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए। अगर आप इन्वेस्टमेंट डिमांड देखें तो हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी दिखी। बार्स एंड कॉइन्स में भी बढ़ोतरी है, और बार्स एंड कॉइन्स में करीब 62 टन की कंजम्पशन हुई, जो ज्वेलरी से थोड़ा छोटा ही रहा, लेकिन काफ़ी बड़ा एक सेगमेंट रहा है, जिसमें करीब 147% की ग्रोथ हमने वैल्यू वाइज देखी। और आप देखिए ये दोनों चीज सेगमेंट्स कनेक्टेड हैं कि हमारे यहाँ जब किसी के यहाँ शादी हो रही है, अगले साल है, 2 साल बाद है, तो आदमी कहता है कि भाई गोल्ड आज ले लिया जाए, तो बार्स एंड कॉइन्स में ले जाता है। और इंक्रीजिंगली हम देखते हैं कि जो रिसाइकलिंग अपनी ज्वेलरी दुकानों पे है वो बढ़ी हुई है, करीब 50% के ऊपर पहुंच गई है, और कंज्यूमर्स अपने बार एंड कॉइन लाके ज्वेलरी में कन्वर्ट करते हैं। तो काफ़ी कनेक्शन है इन दोनों में। और लास्टली ETF जो एक नया सेगमेंट है जो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। पिछले तिमाही में हमने करीब 19.9 ऑलमोस्ट 20 टन की इसमें इंक्रीज AUM देखा। हमने इंडिविजुअल इन्वेस्टर फोलियोज का भी काफ़ी इंक्रीज देखा है, और आगे मुझे लगता है कि क्योंकि जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी इसमें आएगी, तो उस सारे उसको देखते हुए फर्स्ट क्वार्टर भारतवर्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग रहा है गोल्ड के लिए। एंड नॉट जस्ट दैट, अप्रैल के महीने की अगर बात की जाए तो जैसे आप मुझे पहले बता रहे थे कि अक्षय तृतीया में हमने बहुत स्ट्रांग नंबर्स इस बार आते हुए देखे, मच मोर देन जो स्ट्रीट एंटिसिपेट कर रहा था। बिल्कुल, जैसे आप देखें मनीषा, अगर आप मार्च में जैसे हम लोग एक लिख रहे थे, एक पिकअप कर रहे थे, काफ़ी एक कन्फ्यूजन थी, काफ़ी वॉलेटिलिटी थी, और एक काफ़ी फियर था कि क्या होएगा अक्षय तृतीया में। लेकिन एक कंज्यूमर का जो बेसलाइन कॉन्फिडेंस गोल्ड पे है वो सामने आया, और हमने देखा कि ऑर्गेनाइज प्ले में ट्रांसपेरेंटली जो हमारे देश में एक गोल्ड बिक रहा है, और बिग क्रेडिट टू इवन जैसे BIS के द्वारा जो हमारी हॉलमार्किंग है, एक कॉन्फिडेंस प्योरिटी भी बढ़ा हुआ है, लेकिन हमने बहुत स्ट्रॉन्ग अक्षय तृतीया का परफॉर्मेंस देखने को मिला। एंड जैसे आपने कहा जो फिजिकल बाइंग भी यहाँ पर है, और जो जिस तरह की खरीदारी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है सचिन, नॉट जस्ट फिजिकल सेंस में, बट ETFs एक है, डिजिटल दूसरा है, टोकनाइजेशन तीसरा है, तो नए नए जो हम फाइनेंशियलाइजेशन कहते हैं गोल्ड के लिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इंडिया में इवॉल्व हो रही है। बिल्कुल हो रही है मनीषा। अगर आप देखें तो हमारे भारतवर्ष की जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है वो हमारी डेमोग्राफिक्स है। हमारे यहाँ 29 ईयर्स की एक मीडियन एज है, चाइना में 39 है, अमेरिका में 50 वर्ष है, जापान में 62 वर्ष है। तो उसके हिसाब से हमारी एक स्ट्रेंथ है, लेकिन यंगर इंडिया बहुत डिजिटाइज है, एक डिजिटल एक्सेप्टेंस और एक नए तरीके से एक कंफर्टेबल रहना बहुत हमारे यहाँ अच्छा हो रहा है। आज की डेट में एक यंग कस्टमर अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपने एसेट्स रख के बहुत कंफर्टेबल फील करता है, और आई थिंक गोल्ड उसी को रिस्पॉन्ड कर रहा है। जो आप देख रही हैं कि डिजिटाइजेशन के द्वारा जिस तरह से एसेट क्लास इंक्रीज हो रहा है, ये और बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि गोल्ड में हमें जो काम पैरेलली चल रहा है, टोकनाइजेशन को लेके, फाइनेंशियलाइजेशन को लेके, आपको हेज को लेके, आपको फंजिबिलिटी को लेके, तो आई थिंक इवन गोल्ड अगले 2 से 3 वर्ष के अंदर एक बहुत कंटेम्प्रेरी मॉडर्न ट्रांसपेरेंट एसेट क्लास होने वाला है। ऑलराइट, कोई भी चर्चा गोल्ड की पूरी नहीं है जब तक उसके प्राइसेस की बात ना कर ली जाए, और वहां पे हमने बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूव्स आते हुए देखे हैं। ऑल टाइम हाई से करीबन $1000 हम यहाँ पर नीचे हैं, और जिससे भी लोगों से बात की जाए दोनों ही तरफ के यहाँ पर लेवल सुनने को मिल रहे हैं। आप कैसे देखते हैं वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, जिस तरह का रिएक्शन गोल्ड ने दिया है, और यहाँ से किस तरह की चाल रह सकती है? मनीषा, एज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हम लोग प्राइस पे इंडिकेशन नहीं देते, लेकिन अगर आप देखें कि जनवरी में जो एक अनप्रेसिडेंटेड हमने इंक्रीज देखा था, करीब 30% का एक महीने के अंदर ग्रोथ था, जो एक तरह से इनकरेक्ट था,
और एक एक्सपेक्टेशन था कि नॉर्मल सी आएगी, तो वो आई है। वो कोइंसिडेंटली वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के समय आई है, तो सारी कंफ्यूजन इसमें हो गई कि भाई पहली बार ऐसा हुआ कि ग्लोबल वॉर चल रहा है, सेफ हेवन नहीं है। हाँ, सेफ हेवन नहीं है, लेकिन वो कनेक्टेड अगर आप देखें, और अगर आप 3 महीने के हिसाब से देखें तो इट इज़ परफॉर्मिंग करेक्टली हाउ इट शुड बी। और हमें सो लगता है कि जो इस समय जो स्तंभ हैं जिनके ऊपर एक गोल्ड प्राइसिंग बिल्ड होती है, तो जियोपॉलिटिक्स है, एक लॉन्ग टर्म एक स्ट्रक्चरल चेंज वर्ल्ड में है कि ग्लोबल डेट इस समय $37 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, तो एक कॉन्फिडेंस ऑफ ऑन गोल्ड एंड डी डॉलराइजेशन एक रियलिटीज़ हैं। तीसरा, सेंट्रल बैंक परचेजेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि जो ये अगला फेज ऑफ गोल्ड है काफ़ी फेवरेबल गोल्ड के लिए रहने वाला है। तो ये अगला फेज क्या दर्शाता है, क्योंकि आप हमें स्वर्णिम 2047 की अलायंस का वो बताते रहते हैं, तो क्या प्लान्स हैं यहाँ से नियर टर्म, लॉन्गर टर्म? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल किन किन चीज़ों पर यहाँ काम कर रहा है? तो कई सारी चीज़ों में, अगर जैसे हर सेक्टर में आप देखें तो हमारा एक हम रूरल इंडिया को स्टडी कर रहे हैं कि वहाँ पे एक रिलेशनशिप गोल्ड के साथ कैसे है और किस तरह से ट्रांसपेरेंटली डिजिटाइज वे से हम बहुत एक वहाँ के एक ग्राहक को एक ट्रांसपेरेंटली गोल्ड दे पाएँ। और सेकेंडली हमारा एक काम, जैसे आपने बोला कि विकसित भारत को लेकर हमारा प्रोजेक्ट स्वर्णिम उड़ान 2047 है, उसमें हम ये सोच रहे हैं कि अगर भारतवर्ष एक डेवलपिंग इकॉनमी से डेवलप्ड इकॉनमी होने वाला है, तो उसमें गोल्ड का रोल एक बहुत स्ट्रांग है। हमारी इंडस्ट्री में करीब 60 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है और डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट करीब 2.5 करोड़ है। तो वी मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। करीब 1.6% हमारा कंट्रीब्यूशन जीडीपी पे आज है। तो अगर ये बढ़ना है तो हमारे को तैयारी आज करनी पड़ेगी। तो उसमें जो कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं सारी स्टडी में, जो हम काफ़ी डिटेल में कर रहे हैं, हमें लगता है कि अगर राइट ट्रिगर्स प्रेस करेंगे तो अगले दशक के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट परसेंटेज जो गोल्ड हमारे देश में कंज्यूम होता है हमारी अपनी खानों से आएगा, जो बहुत एक बड़ा स्टेप है, बड़ा अच्छा चीज़ है। जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी खान वर्ल्ड की हमारे जो गोल्ड हाउस होल्ड्स में है, वो किस तरह से प्रोडक्टिव यूज़ पे आ पाए, तो उसमें काफ़ी काम हम लोग कर रहे हैं। एंड क्रिएटिंग सिनेरियोज के प्राइवेटाइजेशन के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा किस तरह से हो पाए। तीसरा, हमें लगता है कि भारतवर्ष की एक अपॉर्चुनिटी कि हम एक ग्लोबल एक ज्वेलर हो पाएंगे, वी कैन एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। ये हमने हीरो में करा है, अब चांस गोल्ड का है। और हमारे जो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारे देश में जितनी एंटरप्रेन्योरल एनर्जी है वो इस अपॉर्चुनिटी को भी देखेगी। फिर हमें लगता है कि गोल्ड एक टूरिज्म को लेकर और हमारे कल्चर को लेकर सेलिब्रेट कर पाएगा और ग्लोबल लोग हमारे देश में आएंगे हमारा सोना देखने। सो एक वो होएगा। और एक अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखें तो हमें ये भी लगता है काफ़ी चेंजेस जो अगर आए तो हम एक प्राइस टेकर की जगह एक प्राइस मेकर भी बन पाएंगे। तो इस तरह के चेंजेस हैं जो मुझे लगता है कि सम ऑफ देम विल हैपन नाउ। और कुछ जैसे एक आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं एक ग्लोबल गोल्ड इनोवेशन सेंटर को बनाने के लिए, जो पूरे वर्ल्ड में पहला इनोवेशन सेंटर गोल्ड को लेके हमारे भारतवर्ष में बनेगा। और मुझे लगता है उससे हम लोग एज अ इन्फ्लुएंस नॉट जस्ट ऑन दीज थिंग्स बट ट्रूली इनोवेशन ऑफ व्हाट शुड हैपन इन द गोल्ड बिजनेस हमारे देश से आएंगी। वाह, तो वो 7-8 चीजें हैं जो फिलहाल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कर रहा है और उस पर हमारी नजर भी रहेगी। बट एज ऑलवेज सचिन, बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे CNBC स्टूडियोज में आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स अ प्लेजर फॉर अस। थैंक यू।